रात के ठीक 2 बज रहे थे। सायरन की खौफनाक आवाज से पूरा आइलैंड कांप रहा था। 100 फीट ऊंची दीवार पर एक पतली सी केबल के सहारे लटकता 34 साल का विक्रम अब मौत के बिल्कुल मुहाने पर था। उसके नीचे 0 डिग्री का जमा देने वाला काला समंदर और उसकी खूंखार लहरें थी और ऊपर दर्जनों गार्ड्स की लोडेड मशीन गने। अगर वो नीचे गिरा तो समंदर निगल लेगा और अगर ऊपर गया तो सीने में दर्जनों गोलियां उतार दी जाएंगी। विक्रम एक ऐसी जगह से भागने की कोशिश कर रहा था जिसे दुनिया ब्लैक रॉक के नाम से जानती थी। एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकला। ये कोई आम जेल नहीं थी। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को जिंदा दफनाने के लिए बीच समंदर में बनाया गया था। यहाँ 10-10 फीट मोटी लोहे की दीवारें थी। हर इंच पर मोशन सेंसर्स लगे थे और इस जेल की सबसे बड़ी दीवार खुद वो समंदर था जिसकी लहरें किसी भी इंसान को चीर कर रख सकती थी। पिछले 50 सालों में जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उसकी लाश तक किसी को नसीब नहीं हुई। लेकिन विक्रम ने एक ऐसी नामुमकिन योजना बनाई थी जिसने इस अभेद्य किले की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। जो इंसान इस जेल की 4 दीवारों में घुट घुट कर मर रहा था वो आज अपनी आजादी के लिए हर एक लिमिट पार करने वाला था। क्या विक्रम ब्लैक रॉक के इस 50 साल पुराने खौफनाक रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? क्या वो इस मौत के कुएं से बाहर निकल पाएगा या फिर समंदर की ये काली लहरें विक्रम की भी आखिरी कब्र बन जाएंगी? तो दोस्तों, आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रिजन ब्रेक कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको थ्रिलर, सस्पेंस और दिमाग घुमा देने वाली सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आखिर विक्रम इस नर्क में पहुंचा कैसे? दुनिया की नजरों में विक्रम एक बहुत बड़ा मुजरिम था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। विक्रम कोई खूंखार कातिल, माफिया या गैंगस्टर नहीं था। वो देश का एक बहुत ही होनहार जीनियस आर्किटेक्ट और हैकर था। उसका दिमाग कंप्यूटर के प्रोसेसर से भी तेज चलता था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स के डिजाइन उसकी उंगलियों पर रटे होते थे। वो अपनी एक बेहद शानदार और सुकून भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसकी यही असाधारण काबिलियत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शहर के कुछ बेहद रसूखदार लोगों ने, जिनमें भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर कुछ नामी कॉर्पोरेट बिजनेसमैन शामिल थे, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्कैम किया था। उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपए विदेशी खातों में ट्रांसफर किए थे। जब इस घोटाले की भनक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को लगी और उनके गले तक फंदा पहुंचने लगा तो उन्हें खुद को बचाने के लिए एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसे वो आसानी से फंसा सकें, और वो मोहरा बना विक्रम। उन रसूखदार लोगों ने हैकर्स की एक पूरी फौज लगाकर विक्रम के सिस्टम को हैक करवाया और सारे गैर कानूनी विदेशी लेन देन के डिजिटल सबूत विक्रम के IP एड्रेस से जोड़ दिए। एक रात जब विक्रम अपने घर में सो रहा था, रात के ठीक 3 बजे दर्जनों हथियारबंद पुलिस वालों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। विक्रम को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे हथकड़ियां पहना दी गईं। रातों रात विक्रम को देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, एक आतंकवादी और देशद्रोही साबित कर दिया गया। मीडिया ने बिना सच्चाई जाने उसे एक विलन बना दिया। टीवी चैनलों पर दिन रात बस उसी की तस्वीरें दिखाई जाने लगी। उसका पूरा करियर, उसकी इज्जत, उसके अपने लोग, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। कोर्ट में ट्रायल चला, लेकिन उन बड़े लोगों ने विक्रम के वकीलों को खरीद लिया था और जजों तक को गुमराह कर दिया था। बिना उसकी पूरी बात सुने, बिना कोई निष्पक्ष जांच किए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। उन रसूखदार लोगों ने अपनी पूरी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके विक्रम को इस खौफनाक ब्लैक रॉक जेल में फिकवा दिया ताकि वो कभी दुनिया का मुंह न देख सके और उनका राज हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो जाए। विक्रम को आज भी वो मनहूस दिन याद था जब उसे सिर से लेकर पैर तक भारी लोहे की जंजीरों से जकड़कर एक बोट के जरिए इस खौफनाक आइलैंड पर लाया गया था। जब उसने समंदर की तेज लहरों के बीच पहली बार उस काले पत्थरों के विशाल किले को देखा था तो उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई थी। जेल की दीवारें इतनी ऊंची और डरावनी थी मानो वो आसमान को चीर रही हों। जेल के अंदर भारी लोहे के दरवाजे जब उसके पीछे बंद हुए तो उस आवाज ने विक्रम की आत्मा तक को झकझोर दिया था। जेल के अंदर कदम रखते ही वहाँ के निर्दयी और क्रूर वार्डन ने उसका स्वागत किया था। वार्डन ने विक्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि इस जगह पर भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्लैक रॉक कोई सुधार गृह नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। यहाँ तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करोगे और मैं हर दिन ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें मौत भी आसानी से ना मिले। विक्रम को एक 8x10 के बेहद छोटे, सीलन भरे और खूब अंधेरे सेल में धकेल दिया गया। इस जेल का नियम बहुत सीधा और खौफनाक था। ये कैदियों को शारीरिक रूप से कम और मानसिक रूप से ज्यादा तोड़ता था। कैदियों को दिन के 24 घंटों में से 23 घंटे उस घुप अंधेरे सेल में रखा जाता था जहां सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता था। उन्हें एक दूसरे से बात करने की या किसी की तरफ देखने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें जो खाना दिया जाता था वो सड़ा हुआ, बदबूदार और कई बार कीड़ों से भरा होता था।
कई कैदी इस अकेलेपन और घुटन से पागल हो चुके थे। रात के सन्नाटे में अक्सर विक्रम को दूसरे कैदियों के रोने, चीखने और दीवारों से अपना सिर फोड़ने की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे ये जेल इंसानों की नहीं बल्कि जिंदा लाशों की बस्ती हो। शुरुआती कुछ महीनों तक विक्रम भी टूट गया था। उसे लगता था कि वो यहीं इसी अंधेरे कमरे में पागल होकर मर जाएगा। लेकिन फिर उसकी आंखों में अपने साथ हुए उस खौफनाक धोखे का गुस्सा तैरने लगा। जिन लोगों ने उसे फंसाया था उनके हंसते हुए चेहरे उसे याद आने लगे। वो गुस्सा उसके अंदर एक धधकती हुई आग में बदल गया। उसने खुद से वादा किया कि वो इन दीवारों के बीच कीड़ों की तरह सड़कर नहीं मरेगा। वो बाहर निकलेगा। वो उस हर एक चेहरे को बेनकाब करेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। वो अपना बदला लेगा। लेकिन ब्लैक रॉक से बाहर निकलना एक ऐसा सपना था जिसे देखने की हिम्मत कोई सपने में भी नहीं करता था। ये नामुमकिन था। लेकिन विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं था। अपनी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उसने अपने सेल के उस घुप अंधेरे में ही बिना किसी पेन और कागज के अपने दिमाग में ही अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने पूरे 3 सालों तक इस जेल की हर एक ईंट, हर एक कोने का बारीकी से अध्ययन किया। वो दिन भर अपने सेल में चुपचाप बैठा रहता, मानो उसने हार मान ली हो। लेकिन उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह हर वक्त काम कर रहा होता था। जब उसे दिन में 1 घंटे के लिए सेल से बाहर निकाला जाता तो वो अपनी नजरें झुका कर चलता। लेकिन उसकी आंखें जेल के एक एक सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन, उनका ब्लाइंड स्पॉट, हर एक गार्ड की ड्यूटी की टाइमिंग, उनके चलने की रफ्तार और उनके जूतों की आहट को रिकॉर्ड कर रही होती थी। उसने एक बहुत बड़ी चीज नोटिस की। उसने ध्यान दिया कि रात के 1:45 से लेकर 2 बजे के बीच जब गार्ड्स की नाइट शिफ्ट चेंज होती है तो उस वक्त मेन कंट्रोल रूम में मौजूद गार्ड अपनी कॉफी पीने के लिए अपनी सीट से ठीक 90 सेकंड के लिए उठता है। उन 90 सेकंड्स के दौरान सिस्टम के मोशन सेंसर्स की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा होता। वो 90 सेकंड ही विक्रम की आजादी की चाबी थे। लेकिन जेल की दीवारों से बाहर निकलना ही काफी नहीं था। बाहर वो उबलता हुआ काला समंदर था। विक्रम ने अपने सेल की छत के पास बनी एक छोटी सी झरोखे जैसी खिड़की से 3 सालों तक रोज रात को समंदर की लहरों को गिनना और समझना शुरू किया। उसने अपने दिमाग में ही महीनों का हिसाब लगाया। उसने गणित और खगोल विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए ये कैलकुलेट किया कि हर महीने की 25 तारीख को जब चांद अपने पूरे आकार में होता है और जब एक विशेष मौसमी तूफान आता है तो समंदर का पानी सबसे ज्यादा उफान पर होता है। लहरें जल की बाहरी दीवार के सबसे करीब होती हैं, जिससे ऊंचाई से कूदने पर नीचे के पत्थरों से टकराने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। उसने समंदर के बहाव और पानी के अंदर चलने वाले करंट्स का पूरा मैप अपने दिमाग में तैयार कर लिया था। विक्रम को अपने सेल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले उस भारी भरकम लोहे के दरवाजे पर लगे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खोलना था। ये कोई साधारण ताला नहीं था, बल्कि एक ऐसा बायोमेट्रिक और पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम था जिसे दुनिया की कोई भी चाबी नहीं खोल सकती थी। लेकिन विक्रम एक मास्टर हैकर था। उसने महीनों की मेहनत से एक ऐसी तरकीब इजाद की थी जो उस अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक लॉक को भी मात दे सकती थी। उसने जेल में मिलने वाले कबार, खाने की ट्रे से निकाले गए तारों के छोटे टुकड़ों और कुछ मामूली चीजों को जोड़कर अपने जूतों के सोल के अंदर एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर तैयार कर लिया था। और फिर वो रात आ ही गई जिसका विक्रम ने 3 सालों तक अपने खून के एक एक कतरे से इंतजार किया था। 25 नवंबर की वो तूफानी रात। बाहर भयानक तूफान आया हुआ था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थी। विक्रम जानता था कि ये कुदरत का गुस्सा ही आज उसके कदमों की आहट को छुपाने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार बनेगा। रात के ठीक 1:44 हुए। विक्रम सेल के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को पूरी तरह शांत कर लिया। जैसे ही 1:45 हुए, विक्रम ने अपने जूते से निकाला हुआ वो खास उपकरण लॉक के पैनल के नीचे एक छोटे से गैप में डाल दिया। उसने अंधेरे में ही अपनी उंगलियों के जादू और तकनीकी समझ से सर्किट के साथ कुछ ऐसा किया कि सिस्टम बिना कोई अलार्म बजाए बाईपास हो गया। एक हल्की सी स्पार्क हुई और एक छोटी सी क्लिक की आवाज के साथ वो हजारों किलो का भारी भरकम लोहे का दरवाजा एक झटके में खुल गया। विक्रम बिना एक भी आवाज किए एक परछाई की तरह अपने सेल से बाहर निकला। कॉरिडोर में घुप अंधेरा था और सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। वो बिल्ली की तरह दबे पांव चलता हुआ दीवारों से सटकर उस वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचा, जिसका उसने पहले ही पता लगा लिया था। शाफ्ट की लोहे की भारी जाली को खोलने में उसे पूरे 2 मिनट लगे। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो उस संकरी सी डक्ट के अंदर घुस गया और जाली को वापस बंद कर दिया।
डक्ट के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वहाँ इतनी धूल, जाले और मरे हुए चूहों की बदबू थी कि विक्रम का दम घुटने लगा। फेफड़े ताजी हवा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उसने अपनी खांसी को अपने गले में ही घोट दिया। वो कोहनियों और घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। डक्ट के अंदर लोहे के किनारे ब्लेड की तरह बहुत तेज थे। हर एक कदम आगे बढ़ाने पर वो लोहे के किनारे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे और उसकी स्किन को छील रहे थे। उसका शरीर जगह जगह से कटने लगा था। खून बहकर उसकी आंखों में आ रहा था, लेकिन ये दर्द महसूस करने का या रुकने का वक्त नहीं था। अचानक जब वो रेंगते हुए मेन गार्ड रूम के ठीक ऊपर से गुजर रहा था तो उसे नीचे से आवाजें सुनाई दी। नीचे खड़े एक गार्ड ने अपनी मशीन गन की मैगजीन लोड की। खटखट की वो लोहे की आवाज सुनकर विक्रम की नसें जम गईं। वो वही डक्ट के अंदर पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसने अपनी सांस लेना भी पूरी तरह बंद कर दिया। उसके माथे से पसीने की एक मोटी बूंद टपकी और डक्ट के ठंडे लोहे पर गिरी। टप। गार्ड ने झटके से ऊपर वेंटिलेशन की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक ऐसा खौफनाक सन्नाटा छा गया कि विक्रम को अपने दिल की धड़कन हथौड़े की तरह बजती हुई महसूस होने लगी। उसे लगा कि अब गार्ड ऊपर गोली चला देगा और उसका सफर यही इसी अंधेरी डक्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर आसमान में बिजली बहुत जोर से कड़की। उस भयानक गड़गड़ाहट ने पसीने की बूंद गिरने की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। गार्ड ने अपनी नजरें हटाई और वापस मुड़कर अपनी ड्यूटी पर लग गया। विक्रम ने अपने कांपते हुए फेफड़ों में धीरे से हवा भरी और राहत की एक लंबी सांस ली। उसने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। पूरे 25 मिनट की कड़ी मशक्कत और खून से लथपथ होने के बाद वो जेल की सबसे ऊपरी छत के पास बने एक बड़े से एग्जॉस्ट फैन के पास पहुंच गया। मौसम खराब होने के कारण फैन आज बंद था। उसने जाली को पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, उसे खोला और बाहर छत पर निकल गया। अब वो ब्लैक रॉक जेल की उस 100 फीट ऊंची बाहरी दीवार की मुंडेर पर था। बाहर तूफान अपने चरम पर था। तेज हवाओं और बारिश के थपेड़ों ने उसे लगभग पीछे धकेल दिया था। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। धुंध और अंधेरे के कारण उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर लाई गई एक मजबूत और लंबी नायलॉन की केबल निकाली, जिसे उसने जेल की लॉन्ड्री से पिछले 3 सालों में छोटे छोटे टुकड़े चुराकर और उन्हें आपस में गूंथ कर इकट्ठा किया था। उसने केबल का एक सिरा छत पर लगे एक भारी लोहे के पाइप से मजबूती से बांधा। उसने केबल का दूसरा सिरा अपनी कमर में बांधा और उस खौफनाक 100 फीट की ऊंचाई से नीचे उबलते हुए समंदर की तरफ उतरने लगा। दीवार काई और लगातार हो रही बारिश के कारण बहुत ज्यादा चिकनी हो चुकी थी। उस पर पैरों की पकड़ बनाना नामुमकिन हो रहा था। विक्रम के हाथ पहले ही डक्ट में छिल चुके थे और अब केबल की रगड़ से उसकी हथेलियों का मांस कट रहा था। खून के कारण केबल भी फिसलने लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर नीचे उतर रहा था। सब कुछ बिल्कुल विक्रम के मास्टर प्लान के मुताबिक हो रहा था। उसे लगा कि वो आज इस खौफनाक जेल और मौत दोनों को चकमा देकर निकल जाएगा। लेकिन इंसान की योजनाएं हमेशा मुकम्मल नहीं होती। तभी किस्मत ने एक भयानक खेल खेला। विक्रम का पैर दीवार के एक कमजोर और पुराने पत्थर पर पड़ा। उसके शरीर का वजन पड़ते ही वो पत्थर अपनी जगह से उखड़ गया और नीचे जा गिरा। पत्थर नीचे समंदर के पानी में नहीं, बल्कि दीवार के बिल्कुल नीचे बने एक लोहे के मोटे पाइप पर गिरा। पत्थर और लोहे के टकराने से रात के उस सन्नाटे में एक बहुत ही तेज क्लैंक की आवाज गूंज उठी। आवाज होते ही मानो पूरा नर्क जाग उठा। जेल का ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो गया। मोशन सेंसर्स ने दीवार पर विक्रम की हलचल पकड़ ली। 1 सेकंड के अंदर जेल के वो कान फाड़ देने वाले खौफनाक सायरन चीखने लगे। पूरे आइलैंड पर लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गईं, जो दिल की धड़कन की तरह ब्लिंक कर रही थी। दर्जनों गार्ड्स अपने भारी बूटों की आवाज करते हुए अपनी मशीन गनों के साथ छत की तरफ दौड़ पड़े। एक बहुत बड़ी, ताकतवर और तेज सर्च लाइट की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए सीधा विक्रम के चेहरे को ढूंढ निकाला। वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि विक्रम की आंखें पूरी तरह से चौंधिया गईं। उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। तभी जेल के वार्डन की खौफनाक आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी। वहीं रुक जाओ विक्रम, अगर तुमने 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर में इतनी गोलियां उतार दी जाएंगी कि समंदर की मछलियां भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। वार्डन का आदेश मिलते ही गार्ड्स ने बिना कोई चेतावनी दिए फायर करना शुरू कर दिया। मशीन गनों की गोलियां विक्रम के सिर और कानों के बिल्कुल पास से हवा को चीरती हुई सनसनाती हुई निकलने लगी। एक गोली दीवार के उस हिस्से पर लगी जहां विक्रम का हाथ था। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बुलेट की स्पीड से उड़कर उसके चेहरे पर लगे और उसका चेहरा कट गया। विक्रम के पास अब सोचने का या रुकने का एक पल भी नहीं था। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो हार मानकर ऊपर जाकर सरेंडर कर दे और अपनी बाकी की बची हुई पूरी जिंदगी उस अंधेरे सीलन भरे सेल में पागल होकर कीड़ों की तरह सड़ सड़ कर गुजार दे, या फिर वो उस उबलते हुए 0 डिग्री के काले समंदर में कूद जाए जहां मौत लगभग 100% तय थी। विक्रम ने उस आखिरी पल में अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक ही बात सोची, उस घुटन भरी जलालत की जिंदगी से तो एक पल की आजादी की मौत कहीं ज्यादा बेहतर है। उसने बिना कोई दूसरा विचार किए अपनी
कमर में बंधी उस केबल की गांठ को खोल दिया। उसने खुद को दीवार से दूर धकेला और उस 100 फीट की खौफनाक ऊंचाई से उस अंधेरे और बर्फीले समंदर की गहराई में छलांग लगा दी। हवा में नीचे गिरते वक्त विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसके लिए समय पूरी तरह से रुक गया हो। उसके कानों में सिर्फ हवा के चीरने की आवाज आ रही थी। नीचे समंदर की भयानक लहरें अपना मुंह खोले उसे निगलने के लिए बेकरार थीं। कुछ ही सेकंड बाद विक्रम का शरीर एक जोरदार और कान सुन कर देने वाले धमाके के साथ पानी की सतह से टकराया। पानी में गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में एक साथ लाखों सुइयां चुभा दी हों। 0 डिग्री के उस बर्फीले पानी ने 1 सेकंड में उसके शरीर का सारा खून समाना शुरू कर दिया। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसके फेफड़ों में हवा बिल्कुल खत्म हो रही थी। पानी का दबाव उसे नीचे धकेल रहा था। वो उस काले पानी के अंदर गहरे और गहरे डूबता जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खोली। उसे लगा कि वो पानी के अंदर से तैरकर गार्ड्स की गोलियों और उनकी नजरों से बचकर दूर निकल जाएगा। वो हाथ पैर मारने लगा। वो सतह की तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। समंदर की लहरें उसे आगे की तरफ नहीं ले जा रही थी, बल्कि उसे एक अजीब सी ताकत के साथ वापस जेल की दीवार की तरफ खींच रही थी। विक्रम को समझ आ गया कि वो समंदर के एक भयानक और विशाल भंवर में फंस चुका था। वो भंवर बहुत ताकतवर था, जो उसे वॉशिंग मशीन की तरह गोल गोल घुमा रहा था और लगातार गहरे पानी की तरफ खींच रहा था। विक्रम की सांसें अब पूरी तरह टूटने लगी थी। पानी उसके नाक और मुंह के जरिए फेफड़ों में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगा कि शायद यही उसका अंत है। शायद दुनिया सच कहती थी कि ब्लैक रॉक से कोई इंसान कभी सच में भाग नहीं सकता। वो हार मानने ही वाला था कि तभी पानी के अंदर के उस घने घुप अंधेरे में उसे किसी विशाल और खौफनाक चीज के पानी को चीरते हुए तेजी से अपनी तरफ आने का एहसास हुआ। पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। एक बहुत बड़ी और भारी परछाई उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। क्या वो समंदर की कोई विशाल शार्क थी या फिर जेल की कोई पेट्रोलिंग सबमरीन जो उसे ढूंढने आई थी? विक्रम के पास अब हिलने तक की या बचने की कोई ताकत नहीं बची थी। वो बस उस बड़ी सी परछाई को मौत की तरह अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। उसे लगा कि अब बस कुछ ही पलों में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई। पानी का एक जोरदार रेला विक्रम से टकराया, लेकिन अगले ही पल जब वो चीज विक्रम के शरीर से टकराई तो उसने महसूस किया कि वो परछाई कोई खूंखार जानवर या सबमरीन नहीं थी, बल्कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा और भारी तख्ता था। ये कोई चमत्कार या किस्मत का संयोग बिल्कुल नहीं था। विक्रम एक जीनियस था। उसने अपने सेल में बैठे बैठे अपनी दिमागी कैलकुलेशन से महीनों पहले ही ये जान लिया था कि आज के इस भयानक तूफान और समंदर की लहरों के इस खास पैटर्न में कुछ मील दूर मौजूद एक पुराने डूबे हुए जहाज का मलबा लहरों के साथ बहकर ठीक इसी भंवर की तरफ आएगा। उसने अपनी जान उस एक परफेक्ट कैलकुलेशन पर दांव पर लगाई थी और उसका वो दांव बिल्कुल सही साबित हुआ। विक्रम ने अपनी जिंदगी की आखिरी बची हुई सारी ताकत को एक साथ इकट्ठा किया। उसने उस भंवर के खिंचाव से लड़ते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस लकड़ी के तख्ते की तरफ लपका। उसने अपने जमे हुए हाथों से उस तख्ते को बहुत कसकर पकड़ लिया। तख्ते के सहारे वो धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गया। सतह पर आते ही उसने अपना सिर बाहर निकाला और एक बहुत लंबी गहरी सांस ली। उसके खाली फेफड़ों में बाहर की ठंडी हवा जोर से भरी, जिसने उसके सुन्न पड़ चुके शरीर में एक नई जिंदगी और ऊर्जा का एहसास कराया। पीछे जेल के सायरन अभी भी पागलों की तरह बज रहे थे। ऊपर दीवार से सर्च लाइट्स की तेज किरणें पानी की सतह पर विक्रम की लाश को ढूंढ रही थी। गार्ड्स अभी भी पानी में अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन विक्रम अब उनकी पहुंच और उनकी रोशनी से बहुत दूर अंधेरे में जा चुका था। वार्डन को पूरा यकीन था कि 100 फीट की इतनी ऊंचाई से गिरने और 0 डिग्री के इस जमे हुए ठंडे पानी में कोई भी इंसान 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं बच सकता। कुछ देर तक पागलों की तरह तलाश करने के बाद सायरन बंद हो गए और सर्च लाइट्स बुझ गईं। जेल प्रशासन ने ये मान लिया कि ब्लैक रॉक ने अपना एक और शिकार कर लिया है और विक्रम की लाश भी हमेशा हमेशा के लिए समंदर की उस अंधी गहराई में दफन हो गई है। लेकिन विक्रम जिंदा था। वो उस लकड़ी के तख्ते के सहारे समंदर की उन खूंखार लहरों के बीच अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी जंग लड़ रहा था। पूरी रात वो उस भयानक तूफान और बर्फीले पानी से अकेले लड़ता रहा। उसका शरीर हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुका था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, उसकी आंखें सूज चुकी थीं और उसे कुछ भी होश नहीं था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो बस अपनी उंगलियों से उस तख्ते को जकड़े हुए समंदर की मर्जी पर मीलों तक बह रहा था। अगले दिन सुबह जब तूफान थमा और आसमान साफ हुआ, सूरज की पहली सुनहरी किरण समंदर के पानी पर पड़ी तो लहरें बिल्कुल शांत हो चुकी थीं। विक्रम की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके शरीर में दर्द के मारे बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। उसने अपनी सूजी हुई और धुंधली नजरों से सामने की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो जो देख रहा था क्या वो सच है या मौत से पहले का कोई भ्रम।
सामने कुछ ही दूरी पर उसे रेत का किनारा, कुछ पेड़ और हरियाली नजर आ रही थी। वो मेन लैंड पर पहुंच चुका था। समंदर की जिन लहरों को उसकी जान लेनी थी, उसी तूफान और विक्रम की उस सटीक कैलकुलेशन ने उसे धकेल कर किनारे तक पहुंचा दिया था। विक्रम ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई, तख्ते को छोड़ा और लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल पानी से बाहर निकला। वो गीली रेत पर गिर पड़ा। उसने उस सूखी और गर्म रेत को अपने कांपते हुए हाथों में उठाया और उसे महसूस किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रो रहा था, लेकिन ये आंसू दुख के या हार के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी नामुमकिन जीत के थे जिसे इतिहास में कोई और हासिल नहीं कर पाया था। उसने दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे सुरक्षित और सबसे क्रूर जेल को हरा दिया था। उसने मौत को उसके घर में घुसकर चकमा दे दिया था। ब्लैक रॉक जेल का वो 50 साल का अजय रिकॉर्ड आज हमेशा के लिए टूट चुका था। विक्रम अब पूरी तरह आजाद था। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत थी। विक्रम ने रेत से उठकर मुड़कर उस शांत समंदर की तरफ देखा, जहां दूर क्षितिज के पीछे वो खौफनाक काली जेल मौजूद थी। उसकी आंखों में अब मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक खौफनाक और खतरनाक इरादा था। वो जिंदा लौट आया था, सिर्फ अपनी इस नामुमकिन आजादी का जश्न मनाने और छुपकर जिंदगी काटने नहीं। वो वापस आ रहा था उन सभी चेहरों को बेनकाब करने के लिए, उन सभी रसूखदार लोगों की दुनिया उजाड़ने के लिए, जिन्हें लगा था कि समंदर विक्रम और उनके राज को हमेशा के लिए निगल चुका है। जो विक्रम कल तक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, अब वो वापस आने वाला था, एक शिकारी बनकर। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक रॉक जेल से विक्रम के नामुमकिन एस्केप की एक ऐसी कहानी जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म को पीछे छोड़ दे। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो बिना सोचे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि विक्रम की सबसे बड़ी चालाकी आपको कौन सी लगी, उस अभेद्य लॉक को हैक करना या फिर तूफान की लहरों को कैलकुलेट करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और थ्रिलिंग कहानी